हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 6.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। हमने बीपीटी के बारे में पढ़ा था, या दूसरी भाषा में हम कहें तो थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हमने वहां पे एक और बात समझी थी, थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ा था। और क्या सीखा था वहां से? हमने सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को प्रक्षेद करने वाली एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, तो तीसरी भुजा सदैव उस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक समान रूप से क्या करती है, विभाजित करती है। और यही समझने के उपरांत हमने कहा था कि अगला जो लेक्चर होगा वह बिल्कुल इसी पे आधारित होगा। तो बिल्कुल थेल्स प्रमेय पे आधारित और उसके विलोम पे आधारित हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। तो आज के लेक्चर में प्रश्नावली 6.2 के जितने भी उदाहरण है सारे हो जाएंगे बड़े प्यारे। मेरे ख्याल से 2 या 3 ही आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो सिंपल एग्जाम्पल है और आसानी से आप कर पाओगे और आपको मजा भी आएगा करने में। तो चलिए बिना देरी किए आरंभ करते हैं और लेते हैं पहला उदाहरण। क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी को कोई एक रेखा की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC, जो भुजा BC है वो उसके क्या हो, समानांतर। मतलब दिया है कि DE समानांतर किसके, BC के। तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB बराबर है AE अपान EC के। ये आपको दिखा रहा है, बड़ा प्यारा है। कैसे करो, चलो इसको हल में चलते हैं। और हल में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया। तो क्या दिया है भाई, तो दिया है हमारा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हमारा जो DE है वह पैरेलल है किसके, BC के। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है जी। आपको सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है ये देखो। तो जो हमें सिद्ध करना है उसमें दे रखा है आपका कि AD अपान AB, AD अपान AB बराबर है AE अपान EC के। ये हमारा दे रखा है, ठीक है जी। दे रखा करो, सॉरी, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की रचना की जरूरत है। तो वो रचना की जरूरत नहीं तो रचना हम करेंगे भी नहीं। तो सीधे हम चलते हैं उपपद पे। अब उपपद देखना ध्यान से, कैसे उपपद होता है इसका। तो उपपद में आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, और क्या दे रखा है, दिया है कि DE, चूंकि DE पैरेलल टू BC, मतलब DE BC की क्या है, समानांतर। कहां से आया, तो दिया है। देखो जो भी लिखोगे उसके सामने, या जो भी मान है कहां से आया उसके सामने जरूर आप लिखेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर कटने की संभावना क्या हो जाती है, बन जाती है। क्योंकि एग्जामिनर बैठ के ये खुद नहीं सोचता रहेगा कि कौन चीज कहां से आया है। एक्चुअल एग्जाम में होता क्या है, एग्जामिनर बन जाता है स्टूडेंट और आप बन जाते हैं अध्यापक। तो अध्यापक का काम क्या होता है, अपने स्टूडेंट को समझाना। बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी जब अपनी कॉपी बनाते हो, कॉपी लिखते हो, तो उस कॉपी में आपका पूरा दायित्व तो बनता है कि एक एक बिंदुओं को ठीक से समझाइए। तो हमारा ज्यामिति का यह बहुत महत्वपूर्ण फंडा है कि जो चीज जहां से आ रहा है उसके सामने जरूर लिखा जाए। तो यह दिया हुआ है पहले से ही, इसलिए आपने D पैरेलल टू BC लिखा और उसके सामने लिखा दिया, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो रेखाओं को प्रच्छेद करने वाली एक रेखा अगर तीसरी भुजा के क्या हो, समानांतर हो, तो ये दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो इस आधार पे अगर हम कहें तो यहाँ से क्या पाएंगे कि यदि D पैरेलल टू BC, इसका मतलब हुआ कि AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। अभी कहां से है भाई, बात समझ में आनी चाहिए ना कि ये कहां से आया। तो ये है हमारा थेल्स प्रमेय, मतलब बाई बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बेसिक मतलब आधारभूत, प्रोपोर्शन का मतलब समानुपाती, थ्योरम का मतलब क्या हो गया भाई, प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय से, या सीधा सीधा बोलिए भाई बीपीटी। तो ये बात हमारी आ गई। अब क्या, ध्यान से देखना, अगर यह अंश बटा हर है, यह भी अंश बटा हर है, तो क्या अगर हम इसको पलट दें, मतलब हर ऊपर चला जाए अंश नीचे आ जाए, तो क्या मान में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, या DB अपान AD बराबर EC अपान A। अब पलटा क्यों भाई, यह भी एक प्रश्न उठता है कि सर आपने पलट क्यों दिया। पलट इसलिए दिया
क्योंकि जो आपको लेके आना है उसमें एडी ऊपर होगा और ए क्या होगा, ऊपर होगा, और एडी इतना ही भाग है, ए भी इतना ही भाग है, लेकिन ए भी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग है। हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर होता है, और यहाँ क्या दिया, इतना बटा पूरा, इतना बटा पूरा, ये आपस में क्या है, बराबर। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें, तो जाहिर सी बात है, तो अगर बीडी को ए बी में बदलोगे तो बीडी में एडी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से ईसी को अगर एसी में बदलोगे तो ईसी में ए जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पलट। अब क्या करोगे, अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे, तो लिखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब एक जोड़ने से क्या होता है भाई, ये भी देखो ध्यान से, तो जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, तो हमारा ये मान ऐसे हो जाएगा, देयरफॉर डीबी अपान एडी प्लस 1 इक्वल टू ईसी अपान ए प्लस 1। अब आप इसका क्या करिए भाई, एलसीएम तो 1 को 1/1 लेंगे, इसको भी 1/1 लेंगे, एलसीएम में तो यहाँ होगा एडी और यहाँ क्या होगा ए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डीबी और एडी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी, अब पूरे का बटा क्या आ गया, ए, और यहाँ क्या आ गया भाई, ईसी प्लस ए, अब बटे में ए। क्लियर है, समझ आ रही बात। अब देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो इसके जगह पे आप क्या लिख पाओगे, ए बी बटा ए डी, और ईसी प्लस ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ईसी के, तो यह हो जाएगा ए सी अपान ए। अब ये कैसे आया तो आप यहाँ दिखा दो, दिखाओगे, चूंकि ए बी बराबर हो गया डी बी प्लस ए डी, और ए सी बराबर हो गया हमारा ई सी प्लस ए, हमने यहां से लिखा है, ठीक है जी। तो अब आ गया ए बी अपन ए डी इक्वल टू ए सी अपन ए, और आपको क्या लाना था, आपको देखो जो नीचे आया तो ऊपर है, और जो ऊपर आया वो कहाँ होगा, नीचे। इसमें भी जो नीचे आया है वो ऊपर है, और जो ऊपर है वो कहाँ है, नीचे। तो कुछ नहीं करना, वो पलट दो, क्या कर दो, इसको पलट दो। जैसे ही पलटोगे दोनों का ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब हो गया ए डी अपान ए बी यह बराबर होगा आपका ए अपान ए सी के। और ध्यान से देखिए, यही आपको सिद्ध करना था। लीजिए हमारा ये मान निकल के आ गया, लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं। आप आधारभूत प्रमेय का या आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद से केवल आपको, चूंकि ये बड़ा वाला में अनुपात निकालना था तो +1 जोड़ दीजिए, और जोड़ के इसका एलसीएम ले लीजिए, और फिर मान निकाल दीजिए। आपका जो मान निकल के आएगा ये वही होगा जो आपको यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। सिंपल है, नोट करने से। फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। और उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा है, सिंपल सा है। देखो क्या रहा है, ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल कैसे लिखेंगे। चलो हल साथ साथ करते हैं। आपकी बात दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। आप समलंब की परिभाषा और समलंब के बारे में बहुत अच्छे से आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। अगर कोई बहुभुज समलंब है, इसका मतलब है उसमें दो ऐसी भुजा होगी, दो भुजाओं का युग्म ऐसा होगा कि जो एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ABCD एक समलंब है जिसमें जिसमें क्या दिया है भाई, जिसमें दिया है कि AB पैरेलल टू DC, यह जो हमारा AB है यह, और हमारा जो यह DC है यह, तो यहाँ दिया है कि AB पैरेलल टू DC, ये दे रखा है। ठीक है, और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF पैरेलल टू, EF भुजा AB के समानांतर है, तथा यह भी हमारा दे रखा है कि EF समानांतर है किसके, AB के। इतना हमारा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब होता है दिखाना, दिखाने का मतलब होता है सिद्ध करना। तो सिद्ध करिए, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो AE अपान AD इक्वल टू
बी एफ अपान एफ सी, ये आपको करना है। ठीक है जी। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज देखें आप लोग कि समानांतर के साथ भुजाओं का अनुपात जो आपस में बराबर दिया है, ये तो त्रिभुज में होता है यार। यहाँ क्या दिया है, ये तो समलंब चतुर्भुज है, तो फिर ये गड़बड़ नहीं है। त्रिभुज होता तब तो ऐसा कोई कंडीशन लगाते, त्रिभुज तो हमारे पास है ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस समलंब को किसी विशेष प्रकार से त्रिभुज के रूप में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर आप त्रिभुज के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रचना करना पड़ेगा आपको। और रचना में क्या है भाई, तो देखते हैं। रचना में हम क्या कर रहे हैं, ए को सी से मिला देते हैं। जो बिंदु ए है, ए को हमने किससे मिला दिया, सी से। और जब ए को सी से मिलाते हैं तो कहते हैं कि वह ईएफ को बिंदु एम पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है जी। तो यही बात हमने लिखा है यहाँ पे, रचना में लिखा है कि ए को सी से मिलाया, सी से मिलाया और एसी ईएफ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, एम पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, ऐसी बात हमने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा रचना। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, उपपथ में आओ। उपपथ में, अब उपपथ में एक काम करते हैं, जो दिया वहां से क्या दिया है, चूंकि चूंकि ए बी पैरेलल टू डी सी कहां से आया, दिया है, तथा तथा ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी तो दिया है, ये भी कहां से आया, दिया है। ठीक, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारा यही ए बी डी सी के समानांतर है और यह ई एफ जो है किसके समानांतर है, ए बी की। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर यह ए बी डी सी के समानांतर और यह ई एफ ए बी के समानांतर है, तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा जो ई एफ है वह क्या होगा, सी डी के या डी सी के भी समानांतर होगा। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे कहोगे, यहाँ से क्या कहोगे भाई, अर्थात यहाँ से कहोगे आप कि देखे ए बी हो गया, तो यहाँ ई एफ समानांतर किसका हो जाएगा, डी एफ डी सी के। तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू डी सी। क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आप एक काम करो, सबसे पहले यह त्रिभुज लो, आप लिखो चूंकि त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, और हम एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, देखना ध्यान से। हम लिख रहे हैं कि चूंकि ई एफ पैरेलल टू डी सी, अब यहाँ पे इसको ले लो समीकरण नंबर 1, कहां से आया, समीकरण 1, समीकरण 1। ठीक है जी। तो ई एफ पैरेलल टू डी सी, तो ई एफ का एक भाग क्या, ई एम, तो ई एम भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। क्यों भाई, क्योंकि एम ई एफ पर स्थित है, ई एफ पर स्थित है, ये कोई बाहर से नहीं आया है। तो ए एम पैरेलल टू डी सी। अब क्या लगा दें, बीपीटी लगा दें। अगर बीपीटी लगाओगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ए अपान ई डी, ए अपान ई डी बराबर हो जाएगा ए एम अपान एम सी। ए क्या हो जाएगा आपका, ए एम अपान एम सी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। साथ ही साथ तथा, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, एक त्रिभुज यहाँ पे आप ले लीजिए, क्या लेंगे, सी बी ए, चाहे ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि ऊपर से लगा है तो ऊपर से ही कंसेप्ट लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लाना है, देखो ए ई अपान ई डी, तो बी एफ अपान एफ सी, तो बी एफ अपान एफ सी, तो ऊपर से लगा दो। आप लिखोगे क्या भाई, लिखोगे यहाँ पे कि बी एफ अपान, सॉरी, त्रिभुज एबीसी में आप पहले दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल, चूंकि ई एफ पैरेलल टू ए बी कहां से आया, तो यह दिया है, जैसे बात है क्या है, दिया है।
अगर दिया है तो हम कह सकते हैं एफ एम पैरेलल होगा किसके, ए बी के। क्यों भाई, क्योंकि ई एफ पे ही बिंदु हमारा क्या है, एम है, तो क्या लिखे, क्योंकि एम ई एफ पर है, ई एफ पर स्थित है, स्वाभाविक सी बात है। अगर ई एफ पर स्थित है तो बाई बीपीटी क्या निकल के आएगा, तो बाई बीपीटी आपका निकल के आएगा कि बी एफ अपान एफ सी इजकल टू ए एम अपान एम सी, ये आ जाएगा, आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ देखिए आपका आ गया बी एफ अपान एफ सी बराबर होगा ए एम अपान एम सी। अब आप गौर से देखो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो देखो समीकरण 2 और 3 को आप देखेंगे तो ए एम अपान एम सी इसमें भी है, ए एम अपान एम सी, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर। तो जब राइट हैंड साइड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर है ना होगा। तो आप लिखोगे समीकरण समीकरण 2 व 3 से, और 2 व 3 से हमें मिल जाएगा देयरफॉर क्या मिलेगा सर, ए ई अपान ई डी बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपान एफ सी के, बी एफ अपान एफ सी के। और देखिए यही हमको लाना था, ए अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। तो लीजिए हमारे यहाँ पर निकल के आ गया, तो सिंपल है कोई खास नहीं, तो आपने कह दिया हैंस प्रूफ। समझ में आया भाई, बीपीटी तब तक नहीं लागू होगी जब तक त्रिभुज नहीं होगा, और त्रिभुज नहीं था तो हमने एक रचना करके क्या कर लिया, अपने पास से त्रिभुज बना दिया। अब एक तो छोड़िए, यहाँ दो दो त्रिभुज हो गए, और दोनों त्रिभुजों से बड़ी सरलता से हमारे मान निकल के आ गया कि ए अपान ए डी बराबर होगा बी एफ अपान एफ सी का। अरे हमें क्या करना था, प्रूफ करना। नोट करें, सिंपल है। चलिए साथ में फटाफट अपने इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल जाएगा भाई त्रिभुज चल रहा है, मजा आ रहा है त्रिभुज पढ़ने में, और तैयारी भी आपकी बहुत ढंग से चल रही है। साथ ही साथ लाइक का बटन दबा के अपना प्रेजेंटिंग भी आप प्रदर्शित कर देगा, भैया हाँ ठीक है उपस्थित है सर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है लेक्चर जरूर बताइए। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट जरूर डालें कि सर इस तरीके के इशू है, उसको रिजॉल्व करने की पूरी हमारी क्या रहेगी, कोशिश रहेगी। तो नोट करें से, अब फिर हम लेते हैं अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, और वो है उदाहरण नंबर 3। तो आज के लेक्चर में उदाहरण नंबर 3 तक रखेंगे, फिर हम लोग जब अगला लेक्चर आएंगे तो प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का करने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो नोट करें इसे। तो चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 का, और क्या कहता है उदाहरण नंबर 3 भाई, देखिए बड़े प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आकृति 6.16 में पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर, पी टी अपान टी आर। तो ये तो तभी संभव होगा जब एस टी क्या होगा, क्यू आर के क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, मतलब बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पे क्या होगा आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का क्या लगने वाला है, विलोम लगने वाला है, इसका ये मतलब हुआ ना। ठीक है जी, साथ में कह रहा है कि एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी यह वाला एंगल बराबर है एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इस वाले, यह एंगल आपस में क्या है, बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं कि जिनके दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। बात समझ में आ रहा है। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो कैसे करोगे भैया, बड़ा आसान है। चलिए यहाँ पे हम इसका हल देखते हैं, और हल में सबसे पहले हम लिखते हैं दिया, और जो जो दिया है वो लिखो। दिया है आपका पी एस अपान एस क्यू बराबर है पी टी अपान टी आर, ठीक है जी। तथा और क्या दिया है, एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू। ये आपका दो चीजें दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एक पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज करना होगा तो दो भुजाओं का आपस में क्या दिखाना होगा, बराबर। अर्थात हमने कहा कि भुजा पी क्यू बराबर है भुजा आर के, मतलब पी क्यू अगर पी आर के बराबर हम कर दें तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, आसान है, उपपत्त। और उपपत्त हम स्टार्ट वहां से करते हैं जो दे रखा है। क्या दिया है, तो आप लिखो चूंकि चूंकि पी एस अपान एस क्यू बराबर है पी टी अपान टी आर के,
तो अगर पी एस अपन एस क्यू पी टी अपन टी आर के बराबर होगा, दैट मीन्स कि एस टी जो हमारा होगा वो क्यू आर के क्या होगा, समानांतर। तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर कहाँ से आया भाई, तो आप लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ CONVERS कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है जी। या आप यहाँ पे कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, तो ये हो गया बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखो, अब यहां से ध्यान से देखना, अब एक बात समझना कि हमारा दे रखा है चूंकि, यहाँ दे रखा है चूंकि एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, कहां से आया, इसको ले समीकरण नंबर 1, कहां से आया है, तो दिया, यह दिया, ठीक है। अब अगर हम कह दिए कि एस टी समानांतर है क्यू आर के, जैसे ऐसे यह हो गया हमारा, मान लो एस टी और ये समानांतर हो गया क्यू आर, ये हो गया क्यू आर, और एक तिर्यक रेखा है इस पे एस क्यू, एस क्यू हमारी एक तिर्यक रेखा है, जैसे मान लो कि ऐसे कोई भी हमने एक तिर्यक रेखा ऐसे ले लिया, तो अगर यह कोण के बारे में बात करें तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों भाई, संगत कोण पढ़ा होगा ना आपने, क्या पढ़ा होगा यहाँ पे, संगत कोण, तो संगत कोण के हिसाब से आपके क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखें चूंकि एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर अभी हमने प्राप्त किया है, क्या लिखोगे आगे, प्राप्त किया है। तो यदि हमारा एस टी पैरेलल क्यू आर हो गया तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर के, मतलब इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि कौन सा कोण है, संगत कोण है, क्या है भाई, संगत कोण। ऐसे ले लो समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से 1 और 2 के देखो, पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, पी एस टी पी क्यू आर के बराबर हो गया, तो आप लिखे समीकरण 1 व 2 से अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब हुआ देयरफॉर एंगल पी आर क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, पी आर क्यू यह वाला कोण जो है यह इस कोण के क्या हो गया, पी क्यू आर के क्या हो गया, बराबर। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से निकल के आ गया कि पी आर क्यू के आगे क्या है, पी क्यू, तो यह आ गया पी क्यू भुजा, यह बराबर होगी पी क्यू आर के सामने क्या हो गया, पी आर, तो यह हो गया पी आर के बराबर। कैसे, तो समान कोणों के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। तो हमारे यहाँ निकल के आ गया कि जो आपका पी क्यू है वो पी आर के बराबर हो गया, और जब पी क्यू पी आर के बराबर होगा अर्थात क्या लिखोगे आप, अर्थात यह भुजा अगर इस भुजा का बराबर हो गया अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और देखिए यही आपको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना, तो इसको सिद्ध करने के साथ आप ये बात लिख पाओगे, ये लिख दिया त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, लास्ट में हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान है, सिंपल है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का अध्ययन करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो अब तक मेरे ख्याल से जो भी लेक्चर आपके सामने आए हैं उस लेक्चरों में बड़े प्यार आपने दिए हैं हम लोग को, साथ में आपने सपोर्ट भी बहुत रखा, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो आप इसी तरीके से अपने पढ़ाई जारी रखिए, साथ में जो भी बातें बताई जा रही है, अब आपके पास समय नहीं है इसलिए आप लगे हाथ यहाँ पे तैयारी करते, एक बार नहीं 4-4 बार देखिए, तैयारी खूब ढंग से करिए, कोई इशू हो तो जरूर हमसे कंसल्ट करिए। तो चलिए इसे आप नोट करें, और बहुत जल्द हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।